बेटा 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीसी है ये एक कैनाल बताई गई है क्वेश्चन के अंदर। कैनाल मतलब नहर, और नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है जो ए बी से इंडिकेट किया गया है, और नहर के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट सी दे रखा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये सपोज हमारे पास ये कोई नहर है, इस नहर में एक तरफ ये टीवी टावर है जिसे ए बी से इंडिकेट किया गया है, और दूसरे पॉइंट को ये पॉइंट सी है। और फिर क्वेश्चन में कहता है कि पॉइंट सी से 20 मीटर थोड़ा सा और दूर जाने के बाद एक पॉइंट डी है। तो पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो बेटा सी से डी का डिस्टेंस कितना है 20, और यहाँ से पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि नहर की चौड़ाई। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी कि एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ ए कैनाल पर वर्टिकली स्टैंड करता है। वर्टिकली का मतलब होता है बेटा जो भी चीज इस तरह से होती है इन्हें वर्टिकली बोलते हैं, ये वर्टिकली है, और जो भी चीज ऐसे होती हैं इन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अदर बैंक मतलब ये नहर हो गई, नहर का एक किनारा ये हो गया फर्स्ट बैंक, और अदर बैंक ये वाला हो गया जहां पे पॉइंट सी है। फ्रॉम ए पॉइंट on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री, यानी कि पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट जो कि 20 मीटर दूर है, यानी कि पॉइंट D की बात कर रहा है ये। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो जो अनदर पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। डायग्राम मैंने बना लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ए बी है उसको मैंने ये हाइट ऑफ द टावर ए बी, ये हमने ए बी ले लिया है। उसके बाद बी सी, ये विड्थ ऑफ द कैनाल है, और सी से 20 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट डी है। तो इस डबल डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन सा, एक ए बी डी, यहाँ से ए बी डी, और दूसरा है ए बी सी। तो आपको इसमें क्या करना है, कॉमन वैल्यू पहचाननी है दोनों ट्राइंगल के अंदर। क्या दोनों के परपेंडिकुलर सेम है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के परपेंडिकुलर सेम है, लेकिन हाइपोटेनस और बेस दोनों के अलग अलग हैं। तो कॉमन वैल्यू पहचानने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें क्या करना है। जैसे कॉमन वैल्यू h है तो हम दोनों ट्राइंगल्स में से क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा हम पहले ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। आप चाहें तो पहले ट्राइंगल ए बी डी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी ट्राइंगल को लिया जा सकता है। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा परपेंडिकुलर h है और बेस x है, तो h अपॉन में x। अब टेन थीटा मतलब 10 60 डिग्री एंड h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू √3 h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √3x। तो बेटा हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकाली। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि दो ट्राइंगल में जो चीज़ कॉमन होती है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कॉमन था, परपेंडिकुलर को h से इंडिकेट किया गया है, इसलिए हमने h की वैल्यू निकाली है। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे x भी तो कॉमन आ रहा है दोनों में। तो बेटा ये x एक अलग वैल्यू है, हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के केस में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम। अब ट्राइंगल ए बी डी, 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है x प्लस 20। तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 h अपॉन में x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे √3h x प्लस 20। बट आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि h की वैल्यू √3x है, आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू अगर डायरेक्टली ले लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3
x इज इक्वल्स टू x प्लस 20, कितना आ जाएगा √3 एंड √3 ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये x इधर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन में 2 मीन्स 10। तो x हमने किसको माना था, x आप यहाँ पे देख सकते हैं b से c तक का जो डिस्टेंस है वो x है, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल निकल गई है। विड्थ ऑफ कैनाल। नाउ स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बेटा क्या है h, और h की वैल्यू आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे निकाली हुई है √3x। तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे √3x और x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10 मीन्स 10√3 मीटर आंसर। बेटा 12th क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाता है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ पे क्या कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमने एक बिल्डिंग बना ली, ये बिल्डिंग हो गया और ये बिल्डिंग का हो गया टॉप। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कहता है कि यहाँ से जब हम देखते हैं तो एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि यहाँ से जब हम केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो हमें ऊपर देखना पड़ता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, तो इट मीन्स कि जो टावर है वो ऊपर है, तो ये आपका हो जाता है केबल टावर। ठीक बेटा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री। ओके, तो ये आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। एंड आगे क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री बनता है। तो नीचे देखने पर एंगल जो बेटा बनता है वो यहाँ पे बनेगा, ये आपकी बेस लाइन होती है और ये लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट जब नीचे जाती है तो उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 45 हो गया, लेकिन अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उल्टा ऐसे z बन रहा है, तो ये इस पॉइंट पे अल्टरनेट एंगल आ जाएगा और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा टावर कौन सा है, टावर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये टावर की है, ठीक है। इसको अगर हम नाम देते हैं तो ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया C, ये D और ये E। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी टावर की हाइट है, लेकिन जनरली देखें तो AC अगर 7 है तो BD भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ED हमें निकालना पड़ेगा और इसको हम मान लेते हैं H, और ये जो पूरी टावर की हाइट होगी ये H+7 से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाते हैं। एक तो बन जाता है CDE, एक ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल बन जाता है ABC। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लेते हैं तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग करने पर एक ट्राइंगल ये हो जाएगा ABC, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 45, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो बन जाता है CDE, जिसमें कि ये H हो जाता है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन वैल्यू क्या है, क्या दोनों के परपेंडिकुलर सेम है। तो बेटा परपेंडिकुलर AC है और इसका परपेंडिकुलर ED है, जो कि कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास सेम करने के लिए। दूसरा इसका हाइपोटेनस है BC, इसका हाइपोटेनस है EC, दोनों को इक्वल करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बेस देखें तो ABC का बेस AB है और CDE का बेस CD है, तो दोनों के जो बेस हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मत सोचना कि क्यों ये कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये 7 है तो ये भी सामने 7 हो गया, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन ली है और ये ग्राउंड लेवल बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये यहाँ पे एक तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट कर देता है, और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, इसीलिए ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। और ये अगर x होगा तो ये भी
x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को x एंड x एज्यूम कर सकते हैं। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? पहले हम ए बी सी ले लेते हैं, या आप चाहें तो सी डी ई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 परपेंडिकुलर 7 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 7 निकल जाएगी। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई ट्राइंगल में आप देख सकते हैं थीटा कितना है? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h और बेस x। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1060 परपेंडिकुलर h और जो बेस है वो x हो गया। 1060 की वैल्यू 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3 h अपॉन में x। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 7 है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 एग्जैक्टली पुट कर सकते हैं। √3 h अपॉन में 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 7√3। तो नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो हाइट ऑफ द टावर है उसको हम किससे इंडिकेट कर लेते हैं? h+7 से, क्योंकि ये पूरा टावर है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? h+7, h की वैल्यू है 7√3 + 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 मीटर। और ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्या कह रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये हमारा हो गया सी लेवल हो गया, यानी कि जो हमारी ग्राउंड लेवल है वो सी पर बताई हुई है। और यहाँ पे एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है? 75 मीटर। और ये क्या रखा है कि इस लाइट हाउस के टॉप से देखने पर दो जहाज के एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है, क्योंकि टॉप से देख रहे हैं तो नीचे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे कितने कितने हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि ये दोनों जो जहाज हैं वो लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं। एक ही तरफ का मतलब या तो दोनों राइट साइड में हैं या फिर दोनों लेफ्ट साइड में हैं। अलग अलग तरफ का मतलब ये हो गया कि लाइट हाउस ये है और एक जहाज इस तरफ हो गया और दूसरा जहाज इस तरफ। लेकिन क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं कही हुई है, क्वेश्चन में हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो गया। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बेटा जो एंगल नजदीक होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। कहीं यहाँ पे आप 45 ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरे के ठीक पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखो यहाँ पे इसने बोला सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस के एक ही तरफ है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों जहाजों के बीच की हमें डिस्टेंस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम बेटा इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो बेटा दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो यानी कि हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम पूरा ये बी डी फाइंड आउट करेंगे। हमने बी डी निकाल लिया और सपोज ये पूरा बी डी हो गया। अब क्योंकि हमें सी डी पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी सी को यहाँ से हटा देना होगा। बी सी को हटा देना मीन्स बी डी में से बी सी को माइनस करना होगा। तो बेटा बी डी में से बी सी कैसे माइनस होगा? हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल होंगे, एक ट्राइंगल है ए बी सी, देख सकते हैं, जिसमें ए बी की वैल्यू 75 है और दूसरा ये बी सी हो गया। दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी, जिसमें ए बी की वैल्यू 75 है और ये हमारा बी डी हो गया। तो हम बी डी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हमारा निकल जाएगा। बेटा मैं दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, पहले ए बी सी ले लो चाहे ए बी डी ले लो, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि आप प्रेफर करोगे छोटा ट्राइंगल पहले लिया करें। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी
सी 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बी सी। तो 1045 की वैल्यू 1 हो गई, और ए बी कितना दे रखा है, ए बी हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75, और बी सी हमें नहीं पता, बी सी तो फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी डी। तो 1030 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75√3। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सी डी निकालना है तो बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे। तो सी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हम कैसे निकालेंगे, बी डी माइनस बी सी, और बी डी की वैल्यू कितनी है 75√3 और बी सी की वैल्यू कितनी है 75। बेटा 75 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और √3 - 1 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बलून को देखती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, और ये हमारी हो गई 1.2 मीटर टॉल गर्ल। इसने बलून को देखा है मूविंग, जो कि उड़ रहा है या मूव कर रहा है, विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो लाइन ऐसी जाती है इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। यानी कि जो बलून है आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे था, उसके बाद हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए वो यहाँ पे पहुंच गया, और वो जो गर्ल है वो यहाँ पर खड़ी है और उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। और 88.2 मीटर की हाइट पर वो बलून उड़ रहा है। तो सपोज बलून का ये पॉइंट हो गया, तो ये कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आइज से बलून का, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। फिर क्या कहता है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और कुछ देर के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि बलून पहले यहाँ था, थोड़ा सा दूर चला गया, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एंगल की वैल्यू घट जाती है। तो बलून यहाँ चला गया बेटा, तो बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। फिर क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल पे बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई, तो बेटा बलून पहले सी पॉइंट पे था, फिर वो ई पॉइंट पे चला गया, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी ई फाइंड आउट करना है। तो सी ई किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। इट मीन्स कि अगर हमने बी डी फाइंड आउट कर लिया तो हमारा काम चल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, बी डी फाइंड आउट करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल अवेलेबल हैं। एक तो कौन सा होगा, एक होगा ए बी सी, ठीक है, जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, दूसरा ट्राइंगल होगा ए डी ई, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करने की है कि जो बलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से वो पूरी 88.2 मीटर है, ठीक है, कितनी है 88.2, और इस गर्ल की जो हाइट है 1.2 है। तो अगर इस गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ से हम हाइट देखें, BC की वैल्यू देखें, तो आपको क्या करना होगा 1.2 यहाँ से माइनस करना होगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। 87 क्या हो गया, 87 हो गया हमारा BC, यानी B से लेके C तक का डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो BC है ये हमें यहाँ पे 87 दे रखा है, और इसी तरह अगर BC 87 है तो DE भी 87 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC लेंगे, उसमें AB निकाल लेंगे, और फिर ADE लेंगे, उसमें AD निकाल देंगे, और फिर क्या करना होगा, अगर आपको BD निकालना है तो AD में से AB को माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC। ABC में एंगल कितना है 60 डिग्री,
तो 1060 परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना, BC, और बेस कितना हो गया, AB। तो 1060 की वैल्यू है √3, BC की वैल्यू कितनी है 87, और AB हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 इज इक्वल्स टू 87 हो जाएगा, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 अपॉन में √3। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करने के बाद देखते हैं क्या आता है, वैल्यू आ जाएगी 87 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, तो 29 √3 बेटा किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। देख सकते हैं आप, ये हमारा AB हो गया, AB हमने निकाल दिया, A से B तक का डिस्टेंस। आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ADE लेंगे, उसमें A से D तक का डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ADE एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है DE, ये पॉइंट D है, D से E तक का, और अपॉन में AD, तो 10 30 1 बाय √3, DE 87 एंड AD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3 आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू BD, और BD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AD माइनस में AB। बेटा AD की वैल्यू कितनी आई है, AD की वैल्यू आई है 87 √3 और AB की वैल्यू 29 √3। आप यहाँ से माइनस कर लेंगे, 17 में से 9 जाएगा 8 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 58 √3 मीटर, ये आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का कंसेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक सीधा राजमार्ग है, मतलब ये सीधा कोई रास्ता हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है, ये एक राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि कोई टावर है उस तक जाता है ये रास्ता, ठीक है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी है जो टावर के टॉप पर खड़ा है, ये आपका टावर हो जाता है, टावर के टॉप पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को देखता है नीचे, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कितना होता है उसका 30 डिग्री। ये भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं पहले वैसे ही समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेंगे। ठीक बेटा, एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है 30 डिग्री, फिर कहता है 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, और वो कार टावर की तरफ आ रही होगी तभी एंगल 30 डिग्री से 60 होगा, क्योंकि अगर एंगल बढ़ रहा है तो मीन्स ऑब्जेक्ट जो है नजदीक आ रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया 60 डिग्री, और कितनी देर के बाद 6 सेकंड के बाद। तो बेटा क्वेश्चन अब ये कहता है कि यहां से कार को यहां तक पहुंचने में यानी टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। तो आप इन सारी बातों को देखते हैं क्वेश्चन में कैसे समझेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक हाईवे है जो कि टावर के फुट की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ दिस टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है, अ मैन स्टैंडिंग एक आदमी खड़ा है कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स वो देखता है, अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है ये यहाँ पे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि अब इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। तो बेटा इसकी अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, ये हमारा ए बी जो है टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। बेटा कार पहले डी पे थी फिर वो सी पे पहुंच गई, इसका मतलब सी डी को जो उसने जो डिस्टेंस है वो जो उसने ट्रेवल किया है वो कितनी देर में ट्रेवल किया है 6 सेकेंड में। तो बेटा इसका ये मतलब मैं समझ लेना कि सी डी की वैल्यू 6 सेकेंड हो गई, क्योंकि सी डी जो है वो हाईवे पर एक डिस्टेंस को ट्रेवल्ड डिस्टेंस को दिखाता है, और जो 6 सेकेंड है वो घड़ी के एक टाइम को दिखाता है। तो बेटा ये यूनिट्स सेम नहीं है, ठीक है, इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो नाउ स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे BC को ले लेंगे x और CD को ले लेंगे y। और बेटा ध्यान देना कि अगर कहीं भी आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हो और किसी ने CD की जगह पे मैंने जैसे y लिखा है और अगर किसी ने यहाँ पे 6 लिख दिया तो आंसर तो सही आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेटा वो लॉजिकली गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो CD है वो डिस्टेंस है और ये जो 6 सेकंड है ये टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम इक्वल नहीं होते हैं। अगर डिस्टेंस को टाइम के इक्वल करना भी है तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा AB टावर हो गया जिसकी वैल्यू हो गई h। नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा ABC जिसमें AB h हो गया और BC हमने x लिया हुआ है। दूसरा ट्राइंगल हो जाता है ABD जिसमें AB तो h हो गया और जो BD है बेटा B से C तक x है, C से D तक y है, तो B से D तक कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। हम ट्राइंगल लेंगे, पहले मैंने आपको बताया कि आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करेंगे छोटे वाले ट्राइंगल पहले लें। तो इन ट्राइंगल ABC tan 60 h अपॉन x यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी √3x। तो बेटा यहाँ पे हम h की ही वैल्यू निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब दो ट्राइंगल में जो भी हमारी कॉमन चीज होती है हम उसी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर कॉमन है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस हो गया आपका x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं h की वैल्यू √3x है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई √3x अपॉन में x प्लस वाई। नाउ स्टूडेंट्स इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में √3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब इस x को इस साइड ले आएंगे, 3x माइनस x होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा y अपॉन में 2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बेसिक सा कंसेप्ट देखें, यहाँ पे आपने अभी देखा एक हो गया हमारे पास डिस्टेंस, एक साइड में डिस्टेंस है और दूसरी साइड में टाइम है। आपने देखा कि कार पहले कहाँ पर थी, कार थी पॉइंट D पर, उसके बाद वो पॉइंट C पे पहुंच गई और टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। यानी कि अगर डिस्टेंस y है तो टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। बेटा अगर डिस्टेंस को आधा कर दें तो टाइम भी आधा लगेगा, या ये कहें कि डिस्टेंस को अगर दुगना कर दें तो टाइम भी दुगना लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस को आधा कर दिया तो यहाँ पे टाइम भी आधा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो y अपॉन 2 है वो किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है, y अपॉन 2 x के इक्वल है। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला है। तो y अपॉन 2 कितना हो गया x, और इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाता है। इसका मतलब होगा कि कार को x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में अब जो टाइम लगने वाला है वो है 3 सेकेंड्स। और बेटा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट द फुट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पहले मैं बेसिक बता दूं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक टावर है, ये हमारी ग्राउंड लेवल हो गया, ये एक टावर है। टावर के फुट से 2 पॉइंट्स हैं जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दे रखे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, सपोज हमारा अगर हम इसको टावर को AB से इंडिकेट करते हैं तो ये पॉइंट हो गया हमारा C जो कि फुट से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, इतना। और जो दूसरा पॉइंट है वो टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पर है, यानी कि अगर यहाँ पे हमने पॉइंट D लिया हुआ है तो वो टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पर है, इतना, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशंस जो बनते हैं इन पॉइंट से वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब
कि जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। और इसके बाद अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो इस टावर की हाइट हमें 6 मीटर प्रूव करनी है, या ये भी कह सकता था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे जो 4 है, 4 की जगह पे ए मीटर लिखा हुआ था और 9 की जगह पे बी मीटर लिखा हुआ था, और जो हाइट ऑफ द टावर थी वो हमें अंडर रूट ए बी प्रूव करनी थी। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ए और बी के कंसेप्ट में क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद हेल्प कर दूंगा कि 4 मीटर और 9 मीटर पुट करके आप 6 मीटर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं बता दूं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों पॉइंट से कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो बेटा मान लो अगर दो एंगल का टोटल 90 डिग्री है और एक एंगल लेट से 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 30 होगा, यानी कि 60। अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। तो इसी तरह अगर हमें एंगल नहीं पता तो हम इसको लेट कर लेंगे थीटा, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो बेटा हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसलिए यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ थीटा लेके यहाँ 90 माइनस थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 90 माइनस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, जिसमें ये हो गया एच और बी सी कितना हो गया 4, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी, जिसमें ये एच है और जो बी डी है वो हो गया 9। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये क्वेश्चन ए और बी और अंडर रूट ए बी इस वाले क्वेश्चन कंसेप्ट की तरह कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हेल्प कर दूंगा कि 4, 9 और ये 6 कैसे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के भी देख सकते हैं, जो मैंने बताया सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। आप इसको ए और बी समझ सकते हैं, ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बेटा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन किसके लिए, कहां से कहां तक, तो ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि ये टावर हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। पॉइंट्स कैसे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड बी मीटर। ये दोनों पॉइंट ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर हैं, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और वो एक सीधी लाइन पर हैं। तो बेटा उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, आप चाहें तो ट्राइंगल ए बी डी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो छोटा ट्राइंगल है कोशिश करें कि आप उसको पहले लें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितना है, एंगल बेटा 90 माइनस थीटा है। तो इस बार आपको क्या लिखना है, टेन थीटा नहीं लिखना, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एच है और बेस ए हो गया। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है, और ये हो गया आपका एच अपॉन ए, दिस इज फर्स्ट। नाउ जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें से हम क्या ले सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी टेन थीटा, क्योंकि इस बार यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन में बी। तो बेटा ये हो गया आपका सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट में क्या है, कॉट थीटा एच अपॉन ए, और सेकंड में क्या है, टेन थीटा एच अपॉन बी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, और दोनों की राइट साइड में एच अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में बी। बेटा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, एंड दिस इज टेन थीटा एच स्क्वायर अपॉन में ए बी। बेटा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में ए बी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी, इट मीन्स एच की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ए बी।
बट आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने h की वैल्यू अंडर रूट ए बी प्रूव कर दी। अगर हम यहाँ पे a और b की जगह 4 और 9 लेते हैं तो क्या ये 6 आ जाएगा? तो देखते हैं। तो a की जगह आपको क्या करना है, a की जगह पे लिखना है 4 और b की जगह पे क्या लिखना है 9। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, तो a की जगह पे कितना होगा 4 और b की जगह पे 9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab की जगह पे 36 हो जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 36। तो यहाँ भी ab की जगह 36 आ जाएगा, यहाँ भी ab की जगह 36 आ जाएगा और यहाँ पे भी ab की जगह 36 आ जाएगा और h की जो वैल्यू है वो 6 मीटर निकल जाएगी। तो उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।